हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में। ऐसा मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छप चुके हैं। तो आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी इज अफेक्टेड बाई टू ब्रॉड सेट ऑफ फैक्टर्स। एक कंपनी कौन से दो ब्रॉड ऑफ फैक्टर्स से अफेक्ट होती है? ऑप्शन दिया है ए लोकल एंड रीजनल, बी दिया है रीजनल एंड नेशनल, सी दिया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल और डी दिया है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कोई भी कंपनी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से ही प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डैश इज ए स्टेटमेंट विच डिराइव्स द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रोल प्ले करने वाली है? ऑप्शन ए है गोल्स, ऑप्शन बी है मिशन, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव और ऑप्शन डी है सक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिशन। जो हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रोल के विषय में बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में कौन सा रोल प्ले करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेज विच हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे फोर्सेज होते हैं जिनका बिजनेस पे कौन सा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए दिया पॉलिटिकल, ऑप्शन बी दिया नेचुरल और ऑप्शन सी दिया इकोनॉमिक और ऑप्शन डी दिया सोशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेज विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस पे एक इकोनॉमिक यानी एक आर्थिक प्रभाव डालता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, द डैश ऑफ द गवर्नमेंट कवर्स ऑल दोज प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द इकोनॉमी। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है गवर्नमेंट का जो सारे इंडस्ट्री के प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स और प्रोसीजर्स को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए दिया है इंडस्ट्रियल, ऑप्शन बी दिया है फिस्कल, ऑप्शन सी दिया मॉनेटरी और ऑप्शन डी दिया मैक्रो। तो गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है वो सारे बिजनेसेस के प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज़ को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज इंडस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, डैश इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में यानी नियंत्रण में नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी दिया एक्सटर्नल, ऑप्शन सी दिया माइक्रो और ऑप्शन डी दिया मैक्रो। तो बिजनेस का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है दैट इज द इन्वायरमेंट विच इज आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विच डज नॉट हैव विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय योर बिजनेस, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए जनरल इन्वायरमेंट, बी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, सी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और डी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को किस और नाम से जाना जाता है? तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग स्पेसिफिक फोर्सेस भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं और इसको हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। जो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसको टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं, उसको आप स्पेसिफिक फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है माइक्रो इन्वायरमेंट के। तो इसका हो जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डैश इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज कंसर्न विद द एंटायर सोशल सिस्टम। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो हमारे संपूर्ण सामाजिक सिस्टम, संपूर्ण सामाजिक तंत्र से संबंधित होता है? तो ऑप्शन ए दिया जनरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी दिया ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी दिया सोशल इन्वायरमेंट और ऑप्शन डी दिया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है सोशल इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारे बिजनेस के जो भी सोसाइटी है, बिजनेस की अगल बगल जो भी समाज है उस समाज के तंत्र से प्रभावित होता है। सो द सोशल इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज कंसर्न विद द एंटायर सोशल सिस्टम। और सोशल सिस्टम में ही तो सोशल इन्वायरमेंट आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डैश इकोनॉमी इज नॉट ऑन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट बट ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसको कोई गवर्नमेंट ऑन नहीं करता है, उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी जो चुनिंदा लोग होते हैं, प्राइवेट जो लोग होते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं। ऑप्शन ए दिया सोशलिस्ट, ऑप्शन बी दिया कैपिटलिस्ट, और ऑप्शन दिया सी दिया मिक्स्ड, और ऑप्शन डी दिया मैक्रो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं रैदर देन गवर्नमेंट। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ध्यान देना है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करता है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, और यहाँ पे को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। डैश इन्वायरमेंट सेट्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस सिस्टम। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस सिस्टम के डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए एक बेसिस होता है? ऑप्शन ए दिया फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी दिया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी दिया ग्लोबल इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी दिया मैक्रो इन्वायरमेंट। तो आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट होता है वो आपके बिजनेस के डेवलपमेंटल एक्टिविटी को का एक बेसिस सेट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। अब इसके साथ साथ इसका एक और अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आप यदि फाइनेंशियल इन्वायरमेंट टिक करते हैं तो ये भी सही है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश ऑडिट एम्प्लॉयज रिपोर्ट ऑन द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। कौन सा ऐसा ऑडिट होता है जिसमें बिजनेस का सामाजिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, सोशल परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसको चेक किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लोबल ऑडिट, ऑप्शन बी है लोकल ऑडिट, ऑप्शन सी नेचुरल ऑडिट, और ऑप्शन डी सोशल ऑडिट। तो भाई जब सोसाइटी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना है, बिजनेस का सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या परफॉर्मेंस है, तो वो जाहिर सी बात है सोशल ऑडिट में ही कवर होगा, सामाजिक जो आपका ऑडिट होता है उसी में कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो बी रेफर्ड टू डैश फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं उसको हम किसी कौन से और नाम से जानते हैं? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है कंट्रोलेबल, बी दिया है अनकंट्रोलेबल, सी दिया है रेलेवेंट, और डी दिया है ग्लोबल। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसको हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, बिकॉज दिस फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश इन्वायरमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? ए पॉलिटिकल, बी सोशल, सी डेमोग्राफिक, और डी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा पॉपुलेशन के कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है साइज एंड ग्रोथ, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है डेंसिटी, ऑप्शन डी है लिटरेसी रेट। तो इसका हो जाएगा पावर। जब आप पॉपुलेशन का कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं तो उसमें आप पॉपुलेशन के साइज और ग्रोथ के विषय में जानते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी के विषय में जानते हैं, पॉपुलेशन के लिटरेसी रेट के विषय में जानते हैं, पॉपुलेशन के डेथ और बर्थ रेट के विषय में जानते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के पावर के विषय में इसमें कोई स्टडी नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज पावर। विच इज द वन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कल्चर। कौन सा ऐसा चीज़ है जो नेशनल कल्चर में इंक्लूड नहीं होता है? तो ए है लैंग्वेज, बी है इंटरनेट, सी है बिलीफ, और डी है एटीट्यूड। तो किसी भी देश के नेशनल कल्चर में इंटरनेट इंक्लूड नहीं होता। इंटरनेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ एनी कंट्री। इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट हमारे देश की तकनीकी का एक भाग है, या हमारे देश की संस्कृति का भाग नहीं है, हमारे देश की परंपराओं का भाग नहीं है। तो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कल्चर स्प्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज। जब कल्चर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिफरेंस, ऑप्शन बी है रेपिटेशन, ऑप्शन सी एडप्शन, ऑप्शन डी है हेरिटेज। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस।
जो कल्चर होता है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो कल्चर में एक वेरिएशन क्रिएट होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हम इसको कह सकते हैं डिफरेंस। सो कल्चर स्प्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड डिफरेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन? इसमें से कौन सा ऐसा पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है जिसमें पॉपुलेशन का साइज नहीं परिवर्तित होता है? ए है एक्सटर्नल माइग्रेशन, बी है इंटरनल माइग्रेशन, सी है इंटरनेशनल माइग्रेशन और डी है नेशनल माइग्रेशन। तो इसका होगा इंटरनल माइग्रेशन। जब हमारे देश में एक स्टेट से कोई व्यक्ति निकल के दूसरे स्टेट में जाता है तो उससे हमारे देश के पॉपुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन का कहना यही है कि कौन सा ऐसा माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन का जिसमें ओवरऑल पॉपुलेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता है, बस जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स हैं या फिर अलग अलग विलेजेस या सिटीज़ हैं उनके पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन? इंटरनल माइग्रेशन मीन्स द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन विच अकर्स बियॉन्ड सम बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज के अंतर होता है, विद इन सम बाउंड्रीज, सॉरी बियॉन्ड नहीं, विद इन सम बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रियज? क्षत्रिय जो होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? अब देखिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी कल्चरल इन्वायरमेंट की हैं। ऑप्शन ए है इंगेज्ड इन क्लीनिंग, ऑप्शन बी है इंगेज्ड इन ट्रेड, ऑप्शन सी है इंगेज्ड इन आर्मी वर्क। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो सब आर्मी वर्क में इंगेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही आर्मी वर्क में इंगेज होते हैं, इसके अलावा सारे धर्म के लोग इंगेज होते हैं, सारी जाति के लोग इंगेज होते हैं। ये बस कल्चर के हिसाब से बताया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज। जब हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल टास्क में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है कल्चर, ऑप्शन सी है डेमोग्राफिक, ऑप्शन डी है लीगल। तो जब हम सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करते हैं अपने साइंटिफिक नॉलेज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जब आप मशीन बनाते हैं तो मशीन आप प्रैक्टिकली बनाने से पहले एक बार अपने दिमाग में बनाते हैं, तो मशीन एक बार तो आपके दिमाग में बनती है और दोबारा वास्तविकता में बनती है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क, दैट इज टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्स रेशियो, जेंडर मीन्स ऑप्शन ए नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। अब जब हम पॉपुलेशन में जेंडर रेशियो की स्टडी करते हैं तो उसमें हम निकालते हैं कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो जेंडर रेशियो था, जो मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो था, वो काफ़ी कम हो गया था। कारण ये था कि हमारे देश में आपने एक शब्द सुना होगा एबॉर्शन, तो और फीमेल फोर्टिसाइड भी शब्द आपने सुना होगा, जो गर्भ में ही गर्भपात करवा दिया जाता है। अगर ये पता चल जाता है कि गर्भ में हमारी बेटी है तो लोग बेटी को दहेज देने के डर से बहुत सारी रीजन्स की वजह से गर्भ में ही मार देते हैं। उसकी वजह से हमारे देश में जो पॉपुलेशन था उसका जो रेशियो था वो रेशियो काफ़ी कम हो गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एज पर माल्थूज थियरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज, यानी माल्थूज थियरी के अनुसार पॉपुलेशन में ग्रोथ कब होता है? ए जियोमेट्रिकली, बी अरिथमेटिकली, सी प्रोग्रेसिवली और डी ड्रास्टिकली। तो माल्थूज थियरी के अनुसार पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होता है उसकी स्टडी की जाती है जियोमेट्रिकली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एज पर माल्थूज थियरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज जियोमेट्रिकली, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ आर द डैश ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ए शेयर्ड वैल्यूज़, बी मोरल बिलीफ्स, सी कस्टमर सेटिस्फैक्शन और डी गुडविल। तो किसी भी बिजनेस का जो कॉर्पोरेट वैल्यू होता है वो उस बिजनेस का मोरल बिलीफ होता है, उस बिजनेस का जो नैतिक विश्वास होता है उसी को हम कॉर्पोरेट वैल्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा
ऑप्शन बी दैट इज़ मोरल बिलीव्स। इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं? शेयर्ड वैल्यूज़, मोरल बिलीव्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुडविल, लेकिन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा मोरल बिलीव्स, दैट इज़ नैतिक विश्वास। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस यूनिट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन्ड एंड गवर्नड इज कॉल्ड। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें बिजनेस यूनिट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट लोग ऑन करते हैं और गवर्न करते हैं, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कैपिटलिज्म, लेकिन हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए कैपिटलिज्म, बी सोशलिज्म, सी डेमोक्रेटिक और डी रिपब्लिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस यूनिट्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर डैश इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो जो सोशलिज्म होता है, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। लेकिन जो अभी हम बात किए कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करता, ये अपने इंटरेस्ट में स्वार्थ पे काम करता है। लेकिन जो सरकार सोशलिज्म इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, उसमें जो काम होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और वो समाज के हित में और लोगों के हित में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दैट इज सोशलिज्म। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए कैपिटलिज्म, बी सोशलिज्म, सी डेमोक्रेटिक और डी रिपब्लिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दैट इज सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट इज नोन एज डैश इकोनॉमी। सो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ए दिया कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी दिया सोशलिज्म, ऑप्शन सी दिया डेमोक्रेटिक और ऑप्शन डी दिया मिक्स्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, पॉलिसी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ये पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी है, वो थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया। पॉलिसी रिगार्डिंग पॉपुलेशन इज टर्म्ड और कॉल्ड एज ए इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी, बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन पॉलिसी एंड डी पॉपुलेशन पॉलिसी। तो जो हमारे देश में पॉपुलेशन के प्रति पॉलिसी रिगार्ड किया जाता है, पॉलिसी जो रिलेट की जाती है पॉपुलेशन के प्रति, उसको हम कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी आपको दिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली उनको देखिए और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपके इंडियन टर्म में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो बस लैंग्वेज बदलेगा, क्वेश्चन का नज़रिया बदल सकता है, क्वेश्चन का तात्पर्य नहीं बदल सकता है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।